देखिए, आज की क्लास जो है हमारा ऑलमोस्ट एक रिवीजन टाइप का रहेगा, जो थ्योरीज हैं, क्योंकि ये सब आपने पढ़ा होता है और अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना बेकार है। ठीक है, स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस में एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है आप लोगों के लिए कि अभी जो आपने पहले पढ़ा होगा उसको आप रिकॉल कर चुके होंगे। ठीक, तो इस रिवीजन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जीन पियाजे की जो थ्योरी है। जीन पियाजे के इस सिद्धांत को, इस कंसेप्ट को मैं प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जितनी थ्योरीज हमारी डिटेल में है वो डिटेल आपको वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ आपके इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पर, और उसी का फिर हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं यहाँ लाइव क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने हैं। बाय मंडे मैं एक टेस्ट सीरीज आपके सामने रखूंगा जिसमें कि जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं उनके क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हैं वो आपके सामने होंगे, और आप एसेस कर लीजिएगा कितना आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो जीन पियाजे की हम बात करते हैं स्टेजेस की, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा उसको। कुछ क्वेश्चन हो तो आप म्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिएगा और क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, फिर फर्दर म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, तो विकास की अवस्थाओं की जब बात करते हैं तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, आप सब जानती हैं, राइट। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको जो वीडियो शेयर की गई है उनमें है, आप डिटेल में देखिए। यहाँ पर अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती है? सबसे पहली स्टेज आपकी होती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जिसको हम पेशीगामक अवस्था या फिर संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पेशीगामक अवस्था ये होती है आपकी जन्म से लेकर के लगभग 2 वर्ष तक की। सेकंड स्टेज होती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, कितना ही आपको आता हो बट फिर से नोट करिएगा। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को फर्दर 2 स्टेज में डिवाइड किया जाता है आपका। एक होती है आपकी प्री कंसेप्चुअल, और एक होती है हमारी इंट्यूटिव। पूर्व सर दूसरी क्या है? इंट्यूटिव, इंट्यूटिव। ठीक है, प्री कंसेप्चुअल को हम हिंदी में कहते हैं पूर्व संप्रत्यात्मक, और इंट्यूटिव कहते हैं हम क्या, अंतः दृष्टि भी कह सकते हैं इसको हम, या फिर और क्या नाम होता है इसके हिंदी बताइए, किसी ने पढ़ा है पहले तो हिंदी में। अंतः दर्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो आप कहना चाहें वो आपकी मर्जी है। ठीक, इंट्यूशन तो आप लोग जानते हैं ना, इंट्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये होने वाला है, तो ये मेरा इंट्यूशन यस है, सर। बोलते ही बोलते हैं ना। यस सर। हाँ, तो वही स्टेज है ये। ठीक है, इंट्यूटिव। प्री ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 to 7 रहता है, जिसमें से 2 to 4 प्री ऑपरेशनल प्री कंसेप्चुअल का है एंड 4 to 7 इंट्यूटिव का है। ओके, देन हम चलते हैं थर्ड स्टेज की ओर। थर्ड स्टेज हमारी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों से, कितना ही आपको ये बाय हर्ट हो बट
अभी आप एक रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो आप साथ साथ में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। जो चीजें आपको रिकॉल हो रही हैं उनको रिकॉल करिएगा, जो नहीं हो रही है उनको सुनिएगा अच्छे से, राइट। एंड देन लास्ट वन इज फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल को बोलते हैं क्या? औपचारिक अवस्था, ठीक है। औपचारिक अवस्था। तो लिखने में थोड़ा सा कहीं पर कुछ गलती हो जा रही है तो आप, तो मैं बोल ही रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। 7 to 11 ईयर की होती है आपकी ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फॉर्मल होती है आपकी 11+, ठीक है। इसको जीन पियाजे बोलते हैं कि 15 तक चलती है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखिएगा 4 अवस्थाएं आपके सामने हैं जो कि जीन पियाजे ने बताई हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल, ठीक है। पेशिकामक अवस्था जो है, पहले तो आप इसका जो टाइम स्पेन है वो देख ही सकते हैं, एज स्पेन जो है। लेकिन सेंसरी मोटर स्टेज, अब यहाँ पर हम जो ये अवस्थाएं हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, जो जीन पियाजे ने बताई है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में एक कैरेक्टरिस्टिक आपकी आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु स्थायित्व, लिख लीजिएगा, वस्तु स्थायित्व। सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि वस्तु स्थायित्व की जो व्यवस्था है, ये जीन पियाजे के अनुसार जो अवस्थाएं बताई गई हैं उनमें से किस अवस्था के अंतर्गत आती है? ये एक पैट क्वेश्चन बन जाता है, और कई बार आपने देखा होगा आपके एग्जाम्स में ही, जो सीटेट के ही आपने एग्जाम दिए हैं, पूछा गया है एग्जाम में कई बार। नहीं पूछा गया तो बताइए, है ना, बताइए। पूछा तो गया सर। हाँ, तो अब सेकेंडली, इस ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, क्या समझते हैं आप इससे, ऑब्जेक्ट परमानेंस से? ठीक है, तो देखिए, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है। आपके सामने कप पड़ा हुआ है, आपके सामने ग्लास है, आपके सामने लैपटॉप है, आपका फोन है ना, या फिर आपका पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट। आप जानती हैं ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक। परमानेंस मतलब स्थायित्व, यानी कि जो स्थायी है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो दरअसल होता क्या है, जीन पियाजे का ये मानना है कि बच्चा जो 15 महीने से पहले का बच्चा जो है, वो कहीं ना कहीं ये लैकिंग करती है उसकी क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज, ठीक है। लगभग 15 महीने से पहले के बच्चे में, कहीं पर 18 महीने लिखा है, कहीं 15 महीने लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, से पहले का जो बच्चा होता है, वो, उसके सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखिए, माना कि आपने एक खिलौना दिया बच्चे को, छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, आपने खिलौना दिया, और फिर अचानक से आपने खिलौना उससे ले लिया, तो कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रोने लगता है, बट आपने जब वो खिलौना कहीं छुपा दिया, रख दिया, तो थोड़ी देर बाद बच्चा भूल जाता है उस खिलौने को, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे के लिए, बच्चे की जो कंडीशन होती है, बच्चे की जो थिंकिंग होती है, वो सिर्फ उसके सामने पड़ी हुई वस्तुओं पर होती है, मतलब कि जो चीज उसके सामने है उसी का एग्जिस्टेंस है, बाकी जो उसके सामने नहीं है उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ऐसा ऐसा बच्चे के लिए लगता है, समझ में आ रहा है? लो, बट लगभग 15 महीने का होने के बाद उसकी जो इनिशियल मेंटल प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की ओर चलने लगता है। इट मीन्स कि अभी अगर आपने कोई भी सामान उसके हाथ से लिया है, उसकी चॉकलेट है, उसका खिलौना है, या कुछ भी है, और उसको आपने छुपाने की कोशिश की है, तो जब भी आप उसके सामने आएंगे वो आपसे उस खिलौने की डिमांड करेगा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे हाथ से ये सामान लिया था, तो इट मीन्स कि वो जो सामान है वो इस व्यक्ति के ही पास है, ठीक है।
हेलो, समझ में आ रहा है आपको? हेलो। हाँ यस सर। हाँ। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। देखिए मैम, आपके बैकग्राउंड से म्यूजिक की साउंड आ रही है, इट मीन्स कि आप थोड़ा सा पीसफुल एरिया पे नहीं बैठे हुए हैं, तो इसका ध्यान रखें। नहीं नहीं सर, वो मेरा फोन रिंग करने लग गया था ठीक एक्चुअली। ठीक ठीक, हाँ। तो थोड़ा देखो, ये आप ही लोगों के लिए है, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता, बट आप लोग जैसे रिक्वेस्ट है कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट बैठो जहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बना रहे। ठीक, ये तो था आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सारा डिस्कशन और डिटेल में आपको वीडियो में मिल जाएगा जो आपको शेयर किया हुआ है। आई होप आपने देख भी लिया होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें पहले, तो प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक। ऑपरेशन मतलब कोई प्रोसेस, कोई क्रिया हो रही है, संक्रिया। ठीक है। पूर्व मतलब पहले, किसी भी संक्रिया के होने से पहले की बात ही कर रहा है। और जीन पियाजे यहाँ पर बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? जब बच्चा क्या करता है, बोलो, सोचने समझने लगता है, यानी कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की प्रोसेस में चला जाता है। तो एसिमिलेशन की प्रोसेस में जाने के लिए आपको बताया है मैंने, बच्चे को इतनी तो क्वालिटी होनी चाहिए, कि इतनी तो क्षमता उसकी हो जानी चाहिए कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर सके न्यू सिचुएशन के साथ, है ना। ऐसा वो तभी कर पाएगा जब उसका लॉजिकल माइंड जो है वो वर्किंग में आ जाएगा, यानी कि लॉजिक्स उसके डिफाइंड हो जाएंगे अच्छे से। ठीक। तो अभी सेकंड स्टेज में तो ऐसा नहीं होता है। सेकंड स्टेज में बच्चे के जो लॉजिक्स होते हैं वो वर्किंग में नहीं होते, यानी कहें कि उसका लॉजिकल जो माइंड है वो डेवलप नहीं हुआ होता है अभी तक। वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप या स्टार्ट। तो उससे पहले की अवस्था है ये। बच्चा अभी लॉजिकली नहीं सोचता है। सेकंड स्टेज में बच्चा सोच तो रहा है, बट उसकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो इसीलिए इसको प्री ऑपरेशनल कह दिया गया है। अब इस प्री ऑपरेशनल को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री कंसेप्चुअल, पूर्व संप्रत्यात्मक, जहां पर बच्चा कंसेप्ट भी डेवलप नहीं कर पा रहा है, चाहे गलत हो या सही हो, कंसेप्ट ही डेवलप नहीं कर पा रहा अपने। दूसरी होती है इंट्यूटिव, अंतः दर्शन। ठीक है, जहां पर बच्चा जो है वो डेवलप तो कर रहा है कंसेप्ट, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो लॉजिकली नहीं सोच रहा है। ठीक है। तो जैसा उसको लगता है वैसा सोच लिया उसने, और मिसकंसेप्शन हो चाहे कंसेप्ट हो, वो डेवलप कर ले रहा है। प्रोबेबली यहाँ पर इंट्यूटिव स्टेज में क्या होता है, जो 4 to 7 की जो स्टेज है, यहाँ पर बच्चे के जो लॉजिक्स हैं वो काफी हद तक ट्रांसडिक्टिव होते हैं। ट्रांसडिक्टिव मतलब तुक्के पर आधारित। बात समझ में आ रही है? लो, यस सर। इसका बेहतर एग्जांपल ये है कि जैसे मतलब बच्चा ये सोचता है कि जैसे मेरे दादाजी हैं, सफेद बाल सफेद दाढ़ी, ऐसा हर एक व्यक्ति जो होगा उसके बच्चे होंगे और उसके पोते नाती भी होंगे। ठीक है, ये लेके चलता है। तो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा सफेद दाढ़ी बाल वाला व्यक्ति है वो दादा ही होगा, वो सबको दादा बोलना शुरू कर देता है। ये आपने नोटिस भी किया होगा। ठीक है। तो इस प्रकार की जो सोच है वो बच्चे की विकसित होने लगती है, जो कि लॉजिक से थोड़ा सा कहें कि डिफरेंट रहती है। कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है, बट आप देखें कि मोर और लेस आपका डिफरेंट ही दिखेगी आपको, क्योंकि उसके पीछे बच्चे की सोच नहीं है कुछ, है ना, कुछ प्रूव नहीं है उसके पास, वो सिर्फ बोल दे रहा है। ठीक है। तो ऐसी अवस्था जो है आपकी, उसको हम बोलते हैं क्या? इंट्यूटिव स्टेज। तो इंट्यूटिव में कंसेप्ट डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, बट वो कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, लॉजिकल नहीं होते हैं। उससे भी पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्री कंसेप्चुअल। प्री कंसेप्चुअल स्टेज में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है बच्चे में। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होने लगता है, यानी कि आत्म केंद्रित बोलते हैं उसको हम हिंदी में। आत्म केंद्रित। देखिए वैसे आज थर्सडे है और आज हमने कोई एक पॉलिसी पढ़नी थी, बट क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। राइट। और सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो है एनिमिज्म। हालांकि एनिमिज्म को जीन पियाजे ने बहुत अलग तरीके से समझाया हुआ है, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देखिएगा उसको। फर्स्ट तो आपका ईगोसेंट्रिज्म हो गया, और सेकंड हो गया आपको क्या? एनिमिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? जीववाद बोल लीजिए इसको। ठीक है। अब आत्म केंद्रिता क्या है, ईगोसेंट्रिज्म क्या है? ईगो मतलब अपने,
आत्म केंद्रित मतलब कि अपने पर केंद्रित रहना, मतलब कि उसके जीवन का जो लक्ष्य सिर्फ अपने से संबंधित है। इट मीन्स कि उसके आसपास होने वाली हर घटना बच्चे के लिए उसको लगता है कि वो मेरे लिए हो रही है। इट मीन्स अगर कोई बच्चा है और उसके सामने कोई घटना हो रही है, मतलब कि कोई आया है उसके घर पर चॉकलेट्स लेकर के आया है, तो बच्चा सोचता है ये सब कुछ मेरे लिए लाया हुआ है। बच्चा कहीं मार्केट घूमने जाता है आपके साथ, जो भी चीज आप खरीदते हो तो बच्चा सोचता है कि मेरे लिए खरीद रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस एज तक का बच्चा जो है, 4 साल तक का जो बच्चा है, वो काफी जिद वगैरह भी करता है। ठीक है, तो ये है आपकी आत्म केंद्रितता, मतलब मेरे से बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, सूर्य निकल रहा है तो इसलिए निकल रहा है कि अब मैं उठ चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अंधेरा हो गया है, रात हो गई तो इसलिए हो गई कि अब मेरे को नींद आ रही है, मुझे सोना है। मतलब इस टाइप की जो सोच है बच्चे की, वो हो जाती है। राइट। एनिमिज्म की बात करते हैं, तो एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म मतलब जीववाद। जीववाद का मतलब होता है क्या जी, जहां पर बच्चा, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर एनिमेट हो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, सबको बच्चा लिविंग बीइंग मानता है। एनिमेट मतलब कि समझ रहे होंगे आप, जिनमें जीवन है और जिनमें जीवन नहीं है। इट मीन्स बच्चे के लिए कोई चलता फिरता इंसान और उसके सामने रखा हुआ जो खिलौना है, वो दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं और दोनों में ही लाइफ है। इसीलिए बच्चे इस स्टेज में, बच्चे खिलौनों को, मतलब चाहे टेडी बियर हो उनका, चाहे उनका कोई गुड्डा गुड़िया हो, उसको खाना खिलाते हुए देखा होगा आपने। आजकल तो खैर नहीं होता ऐसा, तो बट जनरली बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर जीन पियाजे ने इसको, एनिमिज्म को 4 स्टेजेस में डेवलप किया, मतलब डिवाइड किया हुआ है। पहली स्टेज ऐसी है कि जिसमें बच्चा हर एक ऑब्जेक्ट को, उसके सामने जो कुछ ऑब्जेक्ट है उसको लिविंग बीइंग मानता है, एक कैटेगरी में रखता है। सेकंड स्टेज आती है जहां पर बच्चा सिर्फ मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स को लिविंग बीइंग मानता है। अब सेकंड स्टेज में जो मूव कर रहा है उसमें जान है। इट मीन्स इंसान, जानवर जो चल रहे हैं उनमें तो जान है ही है, बट जो रोबोट चल रहे हैं, जो खिलौने उसके चाबी भर के चलते हैं, उनमें भी जान है उसके अकॉर्डिंग। फॉल्स हो गया ना? बोलिए, ये फॉल्स कंसेप्शन तो हो गया इसका, बच्चे का। यस सर। इसके अलावा एक और यस सर। कंसेप्ट फॉल्स होता है उसका, पेड़ जिनमें लाइफ है, ग्रोथ होती है जिनकी, बट वो मूव नहीं कर सकते, तो बच्चा उनको नॉन लिविंग बीइंग की कैटेगरी में डाल देता है। इट मीन्स पेड़ जिसको बच्चे ने सोचना चाहिए था कि ये तो जीवित यानी कि लिविंग बीइंग है, उसको वो सोच रहा है कि नॉन लिविंग बीइंग है, बिकॉज कि वो मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। और वही दूसरी तरफ जो खिलौने मूव कर रहे हैं, वो एक्चुअल में नॉन लिविंग बीइंग है, निर्जीव है, बट बच्चा सोच रहा है कि वो लिविंग बीइंग है, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे को मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन के साथ सेकंड स्टेज चलती है। थर्ड स्टेज होती है जहां पर वो समझने लगता है कि हर चलने वाली चीज क्या है आपकी, जीवित नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन दूर हो गया उसका। वो खिलौनों को समझ जाता है कि ये जीव नहीं, ये खिलौने हैं, ये नॉन लिविंग बीइंग है, बट पेड़ को अभी भी वो नॉन लिविंग बीइंग ही मान रहा है। ऐसा अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं अपने, तो एक स्टेज आपकी भी रही होगी जहां पर आप पेड़ों को लिविंग बीइंग नहीं मान रहे होंगे। ठीक है, और फोर्थ स्टेज आती है जब वो लिविंग बीइंग मानने लगता है इसको, पेड़ों को भी। पेड़ों को, इंसानों को, जानवरों को लिविंग बीइंग मानता है, बाकी जो भी मूवमेंट कर रहा है वो सब क्या है, नॉन लिविंग बीइंग उसके लिए। तो एनिज्म की इस तरह की 4 स्टेज इन्होंने बताई, किसने, जीन पियाजे ने। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? वैसे इसका वीडियो भी आपके पास है, आप दोबारा देख भी सकते हैं वहां पर। ठीक है, क्लियर है ना? सर ये जो 4 स्टेज बताया आपने, इसकी कुछ एज भी है? नहीं नहीं, इसकी कोई एज ऐसी डिफाइंड नहीं है ना। आपको मैंने वीडियो शेयर, अच्छा आपको रेनू मैम ने अभी बोला ना, आपको शायद नहीं दिया मैंने यस। वीडियो वाला। ठीक है, मैं यस सर। शेयर कर दूंगा, मुझसे ले लेना आप लोग, ठीक है, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम, बट मैं एक ही कंडीशन में दूंगा कि अगर उसको आप देखते हैं तब, वरना खाली वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो कंटेंट आपके पास इकट्ठा होता रहेगा, आप पढ़ेंगे नहीं उसे। ठीक है, तो बेनिफिट नहीं है। तो ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म कहां पर होता है? प्री कंसेप्चुअल स्टेज में होता है। बात समझ में आ रही है? हेलो, अब यस आते सर। हैं। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर। हाँ ठीक है, अब आते हैं हम इंट्यूटिव यानी कि अंतः दृष्टि, यानी कि अंतः दर्शन वाली स्टेज जो है 4 से 7 वर्ष की। यहां पर देखो, ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म कुछ हद तक थोड़ा कम हो जाता है, बट एक थिंकिंग होती है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग बच्चे की डेवलप होने लगती है।
ठीक है, TRANSDUCTIVE, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। समझ में आ रहा है? ट्रांसडक्टिव थिंकिंग को मैं अगर डिफाइन करूं तो कुछ ऐसी थिंकिंग, ऐसी मेंटल प्रोसेसिंग जिसमें बच्चा अपने मन से कुछ भी सोच लेता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो उसका मन करता है वो उसको मान लेता है, ठीक है, तुक्के लगाने इसको बोलते हैं ना हम कई बार। हेलो, यस सर। ये क्वेश्चन पूछा गया है हाँ एग्जाम्स में कि ट्रांसडक्टिव थिंकिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज। तो इनमें से इंट्यूटिव जो स्टेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रांसडक्टिव। बाकी इंट्यूटिव स्टेज में ऐसी कोई वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक होती नहीं है, बट फिर भी अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए सामने से, एक मिनट, हाँ वेट। क्या बोलते हैं इसको हम, इरिवर्सिबिलिटी। मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी, हिंदी में इसको उत्क्रमणिता बोलते हैं, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अंग्रेजी में बेटर है समझने का। रिवर्स मतलब जानते हैं ना, रिवर्स मतलब क्या होता है, पलटना। हेलो सर रिवर्स, इंट्यूटिव में ही यस आएगा ये? सर। हाँ इंट्यूटिव के अंदर आएगा, ये इंट्यूटिव के अंदर आता है इरिवर्सिबिलिटी ना, ठीक है। रिवर्स मतलब क्या है, बोलो, चेंज करना सर है ना। क्यों, जैसे हाँ यस सर। जैसे सिक्का है, उसमें उस मतलब कॉइन है, कॉइन में एक साइड पे आपका क्या होता है, हेड, एक साइड पे टेल होता है, ठीक है। तो आप अभी आपके ऊपर क्या है, हेड है और नीचे टेल है, आप उसको उल्टा कर देंगे तो ऊपर टेल नीचे हेड हो जाएगा, ओके, बट कॉइन तो सेम रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। बोलिए, ऐसी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस जिसको बोलते हैं। अगर साइंस स्टूडेंट आप में से है तो केमिस्ट्री में स्पेशली होती है, जिनको हम डिनोट भी करते हैं इस तरीके से, रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। क्यों, अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है थोड़ा सा तो उसको पता होगा इस बारे में। बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, मतलब जैसे कि आप देखिए, जैसे एग्जांपल दो कोई अच्छा सा बढ़िया सा रिवर्सिबल प्रोसेस का, जैसे बर्फ से आपका वाटर बनना, फिर वाटर इससे से वाटर आपका, कर सकते हैं, फिर वाटर से आइस। हाँ वही मैं कह रहा था ना, बर्फ से वाटर और वाटर से बर्फ बन जाना, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यस होती नहीं सर। होती है। हाँ। वैसे तो देखा है तो हाई कंडीशंस में वाटर से जो हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करते हैं, देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम कंडेंस करके अगेन वाटर बना सकते हैं, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर समझाने का बस रीजन ये था कि रिवर्सिबिलिटी समझ सके आप लोग। तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होती हैं, बहुत सारे रिलेशन हमारे रिवर्सिबल होते हैं, बट बच्चा उनको समझ नहीं पा रहा होता है। इररिवर्सिबिलिटी मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस को, रिवर्सिबल रिलेशंस को समझने में पूरी तरह से क्या है, बच्चा अक्षम है, यानी कि उसमें वो क्षमता है ही नहीं, ठीक है, कैपेबल ही नहीं है बच्चा समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मैं एक कंडीशन रखता हूं, आप यहां देखिएगा, ये एक बच्चा है और ये एक बड़ा आदमी है। अगर हम ये कहते हैं कि ए और ये बी है, बेटा, हाँ, ए एंड बी, अगर हम कहते हैं कि ए इज अ सन ऑफ बी, तो बी इज अ फादर ऑफ या फिर मदर ऑफ ए हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इस तरह के जो रिवर्सिबल रिलेशंस होते हैं, बच्चा इनको भी नहीं समझ पा रहा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो स्टेज है ये आपकी इररिवर्सिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक के साथ डेवलप होती है, ओके। यस सर, जैसे वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ना वो कंटेनर में अलग चीज है, वो रखें अलग चीज है, वो अलग चीज है तो। मैडम, इसीलिए इसीलिए अच्छा, पढ़ना ये भी जरूरी है। इरिवर्सिबल वाली थिंकिंग इसमें नहीं आती नो सर? नो नो नो, कि वो अगर अलग है, हम। उसे बोलते हैं अच्छा। नॉन कंजर्वेबिलिटी, ठीक है, नॉन नॉन कंजर्वेबिलिटी, यानी कि कंजर्वेशन मतलब क्या होता है आपका, बोलो, संरक्षण बोलते हैं ना। जैसे हमने बोला कि इस कंटेनर में हमने 1 लीटर वाटर रखा हुआ है, हाँ राइट, यस सर। और
यही वाटर हमने एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो यहाँ पर तो फुल था बिल्कुल, क्योंकि 1 लीटर का ही Yes, कंटेनर sir. था, और दूसरे वाले में Yes. बहुत ही मिनिमम है। मतलब ये समझिए 1 लीटर की बॉटल, भरी हुई बॉटल को आपने 5000 लीटर के टैंक में डाल दिया, तो वो आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं आपको, Yes, sir. राइट। तो बच्चा ये समझता है कि यार कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, Yes, बट sir. वही 1 लीटर बॉटल से जो आपने वाटर डाला है, वो 1 लीटर वाटर आपका वहां पर है। तो दिस इज कॉल्ड, है ना, नॉन कंजर्वेबिलिटी। ये इसका एग्जांपल आप देखते हैं कि जब किसी बच्चे को आप किसी बहुत ही ब्रॉड ग्लास में कुछ दे दे, वह लिक्विड या के जूस दे दे, आप कॉफी दे दे, कुछ भी दे दे, और कम अमाउंट दे, और एक दूसरे बच्चे को आप छोटे ग्लास में पूरा फुल अमाउंट दें, दोनों इक्वली अमाउंट हो, बट जिसमें ज्यादा भरा हुआ होता है बच्चा सोचता है कि इसमें अधिक है, और जिसमें कम है उसमें बच्चा मतलब उसे कम लेके चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपकी, जो आपने अभी एग्जांपल दिया वो रिवर्सिबिलिटी का नहीं, वो कंजर्वेबिलिटी का था, ठीक है। तो इस तरह से इंट्यूटिव स्टेज में आप इरिवर्सिबिलिटी, नॉन कंजर्वेबिलिटी एंड ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, इस तरह से 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको देखते हैं। ठीक है मैम, क्लियर हो रहा है? Yes. ये Yes, थोड़ा सा sir. देखिए स्क्रीन बहुत मैशअप टाइप का हो गया है आपका, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि आप लोग लिखते हुए चले साथ में, क्योंकि हमें एक रिवीजन करना, रिवीजन करने के लिए हमारे सामने पेपर पेन तो होना ही चाहिए। और मैं वैसे भी आप लोगों को बोल चुका हूं कि मैं आपको क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक रिवीजन क्लास दे रहा हूं। ये सब कुछ आप पहले जो वीडियोस आपको शेयर कर रहा हूं, अगर किसी को नहीं मिले हैं और चाहिए हो पर्सनली तो मैं फिर शेयर कर दूंगा आपको, उनको देखिए डिटेल में, जिसने पहले नहीं पढ़ा है। जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए ये रिवीजन क्लास ही इनफ है अपने आप में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन को देख लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप रिजॉइन कर लीजिएगा क्लास को, ओवर होने वाला है ना। सर